झारखंड जीके में आपका स्वागत है। दोस्तों आज हम लोग जेएसएससी सीजीएल के लिए साइंस का टेस्ट लगाएंगे। मैंने यहाँ पे वैसे प्रश्नों को रखा है जो एग्ज़ाम में अक्सर पूछे जाते हैं। ठीक है, तो चलिए हम लोग इस अंतिम साइंस टेस्ट को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं पहले प्रश्न को। पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसे कार्बोलिक एसिड के रूप में जाना जाता है? ऑप्शंस हैं फिनॉल, हाइड्रोक्साइड, सल्फ्यूरिक एसिड या एथेनॉल। तो कार्बोलिक एसिड के रूप में किसे जाना जाता है? तो उत्तर हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए, फिनॉल को। ठीक है, जिसका आणविक फॉर्मूला क्या होता है? तो C6H5OH। ठीक है, तो चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं हम लोग। अगला प्रश्न है, गोबर गैस में पाया जाता है ब्यूटेन, मीथेन, ऑक्टेन या प्रोपेन। तो गोबर गैस में क्या पाया जाता है? तो ऑप्शन हो जाएगा हमारा बी, मीथेन। ठीक है, जिसे हम लोग CH4 भी कहते हैं। ठीक है, यह ग्रीन हाउस गैस भी होता है। ठीक है, और इसे हम लोग मार्स गैस, दलदल वाली गैस के नाम से भी जानते हैं। वहीं ब्यूटेन के बारे में आप लोग जानते ही होंगे कि यह गैस LPG में पाया जाता है और गोबर गैस को बायोगैस के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, तो एग्ज़ाम में आप कंफ्यूज ना हो। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न है, अनकोजिन या अनकोजेनन। ठीक है, अनकोजिन या अनकोजेनन जिम्मेदार है कैंसर के लिए, क्षय रोग के लिए, टाइफाइड के लिए या एड्स के लिए। तो यह किसके लिए जिम्मेदार है? तो उत्तर हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए, कैंसर के लिए। ठीक है, और कैंसर के अध्ययन को क्या कहा जाता है? तो अनकोलॉजी कहा जाता है। ठीक है, वहीं एड्स की बात करें तो हम लोग, यह कैसे होता है? तो HIV वायरस से होता है। और एड्स दिवस कब मनाया जाता है? तो 1 दिसंबर को। ठीक है, इसे भी आप याद रखें। एड्स होने के बाद क्या होता है? तो WBC सेल जो होता है वह कम हो जाता है। ठीक है, वहीं क्षय रोग की बात करें तो यह संक्रामक रोग है। और यह रोग कैसे होता है? तो यह रोग माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस के कारण होता है। ठीक है, इस रोग के रोकथाम के लिए कौन सा टीका लगाया जाता है? तो BCG लगाया जाता है। ठीक है, यह कहाँ पे प्रॉब्लम करता है? तो यह लंग्स के अंदर प्रॉब्लम करता है। ठीक है, वहीं टाइफाइड बचा हमारा, तो यह कौन से बैक्टीरिया के कारण होता है? तो साल्मोनेला। ठीक है, साल्मोनेला बैक्टीरिया के कारण टाइफाइड होता है। ठीक है, तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न है, डायनामो का आविष्कार किसने किया? और 4 ऑप्शंस दिए गए हैं। माइकल फैराडे ने, गुटेनबर्ग ने, मैकमिलन ने या पास्कल ने। तो डायनामो का आविष्कार किसने किया? तो उत्तर हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए, माइकल फैराडे ने। ठीक है, इसका यूज़ क्या है? तो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करने के लिए किया जाता है डायनामो का यूज़। डायनामो उपकरण फ्लेमिंग के दाएं हाथ के नियम और फैराडे के विद्युत चुंबकीय प्रेरण के नियम के सिद्धांत पर कार्य करता है। डायनामो उपकरण की खोज माइकल फैराडे ने की थी। ठीक है, वहीं यहाँ पे एक वैज्ञानिक का नाम है गुटेनबर्ग। ठीक है, इसने प्रिंटिंग प्रेस की खोज की थी। और मैकमिलन ने किसकी खोज की थी? तो बाईसाइकिल की खोज की थी। पास्कल ने किसकी खोज की थी? तो कैलकुलेटर की खोज की थी। ठीक है, चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न है, किस दिन को राष्ट्रीय विज्ञान दिवस के रूप में मनाया जाता है? और 4 ऑप्शंस दिए गए हैं। A 28 फरवरी, B 8 मार्च या C 1 दिसंबर या D 10 जनवरी। तो उत्तर क्या हो जाएगा इस प्रश्न का? किस दिन राष्ट्रीय विज्ञान दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो उत्तर हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए, 28 फरवरी। ठीक है, 28 फरवरी, यहाँ पे थोड़ा सा मिसप्रिंट है। 28 फरवरी को राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाया जाता है। यह वह दिन है जब देश के महान वैज्ञानिक CV रमन ने रमन प्रभाव का आविष्कार किया था। ठीक है, जिसके लिए उन्हें नोबेल पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया है। ठीक है, तो इसलिए 28 फरवरी को राष्ट्रीय विज्ञान दिवस के रूप में मनाया जाता है। वहीं अगर 8 मार्च की बात करें तो इस दिन क्या मनाया जाता है? तो इस दिन वुमेन्स डे मनाया जाता है। ठीक है, 1 दिसंबर को मैंने अभी बताया कि एड्स दिवस के रूप में मनाया जाता है। ठीक है, 10 जनवरी को क्या मनाया जाता है? तो वर्ल्ड हिंदी डे मनाया जाता है। ठीक है, और नेशनल हिंदी डे कब मनाया जाता है? तो नेशनल हिंदी डे 14 सितंबर को मनाया जाता है। ठीक है, तो चलिए हम लोग अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन पित्त रस का स्राव करता है? क्या करता है? स्राव करता है।
ऑप्शंस हैं दिल, मस्तिष्क, किडनी, यकृत। तो उत्तर क्या हो जाएगा, सभी को पता होगा कि इस प्रश्न का उत्तर ऑप्शन डी होगा, यकृत करता है। ठीक है, तो चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं हम लोग। अगला प्रश्न है, आवर्त सारणी में हेलोजन तत्वों को किस समूह यानी कि ग्रुप में रखा जाता है। ऑप्शंस हैं ग्रुप 10 में रखा जाता है, ग्रुप 16 में रखा जाता है, या ग्रुप 18 में रखा जाता है, या ग्रुप 17 में रखा जाता है। तो इस प्रश्न का आंसर क्या होगा, ऑप्शन डी, ग्रुप 17 में रखा जाता है, जैसे कि आप इमेज में देख पा रहे होंगे। ठीक है, ग्रुप 17 में हेलोजन तत्वों को रखा जाता है। ठीक है, इन हेलोजन तत्वों को याद करना बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, जैसे कि क्लोरीन, फ्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, स्टेटिन। ठीक है, इसके सारे एटॉमिक नंबर आपको याद रहना चाहिए। ठीक है, तो चलिए अगले प्रश्न को हम लोग देखते हैं। अगला प्रश्न है, रोशनी का वेग अधिकतम होता है कहाँ पे, हीरा में, पानी में, वैक्यूम यानी कि निर्वात में, या हाइड्रोजन में। तो उत्तर हो जाएगा इस प्रश्न का ऑप्शन सी, निर्वात में। ठीक है, रोशनी का वेग अधिकतम कहाँ पे होता है, तो निर्वात में, और सबसे कम हीरा में, सबसे कम हीरा में। ठीक है, तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न है, विटामिन सी निम्न में से किस खनिज के अवशोषण में मदद करता है। ऑप्शंस हैं आयोडीन, कैल्शियम, आयरन या फास्फेट। तो उत्तर क्या हो जाना चाहिए इस प्रश्न का, ऑप्शन सी, आयरन। ठीक है, वहीं विटामिन सी की बात करें तो इसे एस्कॉर्बिक एसिड भी कहा जाता है, यानी कि एस्कॉर्बिक अम्ल भी कहा जाता है। वहीं विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है, तो स्कर्वी रोग होता है, सभी को पता भी होगा। ठीक है, विटामिन सी सिर्फ प्लांट और फूड में पाया जाता है। वहीं एक इम्पॉर्टेंट नोट क्या है कि विटामिन सी जो होता है हमारा, विटामिन सी जो होता है वह दूध में नहीं पाया जाता है। दूध में और क्या नहीं पाया जाता है, तो आयरन भी नहीं पाया जाता है। ठीक है, इसीलिए दूध जो है कंप्लीट फूड नहीं होता है। ठीक है, तो ऐसे प्रश्न भी छोटे एग्जामों में पूछे जाते हैं। ठीक है, तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न है, वायुमंडल में पराबैंगनी किरणों द्वारा अवशोषित किया जाता है ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, ओजोन या हीलियम। तो उत्तर क्या हो जाएगा हमारा, ऑप्शन सी, ओजोन यानी कि O3। ये ग्रीन हाउस गैस भी होता है, और यूवी रे अगर ओजोन होल को क्रॉस कर के आ गई तो हमें क्या होगा, तो हमें कैटारेक्ट हो सकता है। ठीक है, हमारी आंखें भी जा सकती है। ठीक है, स्किन कैंसर होने का भी चांस है। ठीक है, तो ओजोन मंडल या ओजोन परत समताप मंडल का हिस्सा है। समताप मंडल में ओजोन परत वह परत है जिसके द्वारा पराबैंगनी किरणें अवशोषित होती है। ठीक है, तो चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं हम लोग। अगला प्रश्न है, प्रकाश के वेग को सबसे पहले किसने मापा था। ऑप्शंस हैं गैलीलियो, न्यूटन, रोमर ने या आइंस्टाइन ने। तो उत्तर क्या हो जाएगा हमारा, ऑप्शन सी, रोमर ने। ठीक है, किसने नापा था, तो रोमर ने। तो चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं हम लोग। अगला प्रश्न है, विटामिन ए की कमी से होती है रिकेट्स, नाइट ब्लाइंडनेस, स्कर्वी या पेलाग्रा। तो उत्तर क्या होगा हमारा, ऑप्शन बी, नाइट ब्लाइंडनेस। ठीक है, विटामिन ए की बात करें तो इसे रेटिनॉल भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, रेटिनॉल भी कहा जाता है, सभी को मालूम होना चाहिए। विटामिन ए का केमिकल नेम रेटिनॉल है। ठीक है, वहीं अगर स्कर्वी की बात करें तो मैंने अभी आपको बताया कि यह विटामिन सी की कमी से होता है। पेलाग्रा जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, यह विटामिन B3 की कमी से होता है। ठीक है, यह इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए। ठीक है, रिकेट्स की बात करें तो यह विटामिन डी की कमी से होता है। ठीक है, तो चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं हम लोग। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा कैल्शियम कार्बोनेट का एक रूप है, वॉशिंग सोडा, बेकिंग सोडा, चूना पत्थर या टेबल नमक। तो उत्तर हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी, चूना पत्थर। ठीक है, यानी कि CaCO3। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग और देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न है, निम्न में से किसका pH मान 7 है, H2SO4, किंग ऑफ एसिड, सोडियम कार्बोनेट या इनमें से कोई नहीं। तो उत्तर क्या हो जाएगा हमारा, ऑप्शन ए, शुद्ध जल। ठीक है, आप लोगों को pH वैल्यू के बारे में पता ही होगा, pH स्केल के बारे में, कि यदि 7 के इधर रहता है तो वह एसिड रहता है, और 7 के इधर रहता है तो वह बेस रहता है। ठीक है, आपसे अगर पूछा जाए कि ब्लड का pH वैल्यू क्या है तो आप आंसर क्या करेंगे, 7.4। ठीक है, तो यहाँ पे पूछा गया है निम्न में से किसका pH मान 7 है, तो उत्तर होगा हमारा ऑप्शन ए,
शुद्ध जल का। ठीक है, तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न है रेबीज क्या है? जीवाणु रोग है, कवक रोग है, या प्रोटोजोआ रोग है, या विषाणु रोग है? तो रेबीज एक विषाणु रोग है। क्या है? विषाणु रोग है। ठीक है, तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न है फूल के लाल रंग, गुलाबी रंग, नीले और बैंगनी रंग मुख्य रूप से किस नामक रंजकों से प्राप्त होते हैं? ऑप्शंस हैं लाइकोपेन, क्लोरोफिल, एंथोसाइनिन, या इनमें से कोई नहीं। तो उत्तर क्या हो जाएगा हमारा? ऑप्शन सी, एंथोसाइनिन। ठीक है, एंथोसाइनिन नामक पिगमेंट से लाल, गुलाबी, नीले और बैंगनी रंग के फूलों का रंग आता है। ठीक है, तो उत्तर हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी। ठीक है, तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न है प्रकाश तरंग दैर्घ्य सिद्धांत किसने दिया? ऑप्शन है न्यूटन, पास्कल, फराडे, या हाइगेंस ने। तो उत्तर क्या हो जाएगा हमारा? ऑप्शन डी, हाइगेंस ने। ठीक है, तो चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं हम लोग। अगला प्रश्न है एक वृक्ष की छाल के भीतर सजीव कोशिकाओं की पतली परत कहलाती है? मज्जा, कैम्बियम, जाइलम, या इनमें से कोई नहीं। तो उत्तर हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी, कैम्बियम। ठीक है, तो चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं हम लोग। अगला प्रश्न है हेनरी मोसले की आवर्त सारणी में तत्वों को सजाने का आधार क्या है? परमाणु संख्या के आधार पर हेनरी मोसले ने आवर्त सारणी में तत्वों को रखा है, या परमाणु द्रव्यमान पर, या तत्वों के गुण पर, या न्यूट्रॉन की संख्या पर? तो उत्तर क्या हो जाएगा हमारा? सभी को मालूम होना चाहिए यह प्रश्न, ऑप्शन ए, परमाणु संख्या पर। ठीक है, तो अगले प्रश्न को देखते हैं हम लोग। अगला प्रश्न है शरीर में अत्यधिक मात्रा गठिया की वजह बनती है? किसके अत्यधिक मात्रा होने से शरीर में गठिया बनता है? ऑप्शन है यूरिक अम्ल, लैक्टिक अम्ल, नाइट्रिक अम्ल, या एसिटिक अम्ल। तो उत्तर क्या हो जाएगा हमारा? ऑप्शन ए, यूरिक अम्ल। ठीक है, तो दोस्तों यह साइंस का अंतिम टेस्ट यहाँ पे समाप्त होता है। आई होप कि यहाँ से एग्जाम में आपके 2 से 4 प्रश्न जरूर लड़े। तो यदि आप लोगों को यह वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय झारखंड।